नमस्कार। विज्ञान की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। भोजन एवं स्वास्थ्य अध्याय के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने ये जाना कि कृषि का प्रारंभिक स्वरूप क्या था और मृदा पौधों के उत्पन्न करने के लिए एक अच्छा माध्यम किस प्रकार साबित हो सकती है, इसमें किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और जहाँ तक 16 महत्वपूर्ण पोषक इसके लिए आवश्यक होते हैं। जिन तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में होती है हम उन्हें वृहद पोषक तत्व कहते हैं, और जिन पोषक तत्वों की मात्रा सूक्ष्म मात्रा में होती है उन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, इन सब तत्वों को आप जानते हैं कि इनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ऐसे पोषक तत्व यदि मृदा में मौजूद नहीं हैं तो उस समय हम किस प्रकार खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करते हैं, यदि खरपतवार उत्पन्न होते हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जाता है, और सिंचाई के किन साधनों का इस्तेमाल करके हम उन्नत उपज प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार कृषि के बारे में हम तकनीकी जानकारी प्रारंभिक रूप से देने का प्रयास कर रहे हैं, और इन चक्रों के फसल चक्रों की जानकारी देने के लिए पौधों को रोगों से कैसे बचाया जा सकता है, कैसे हम अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, इसी संबंध में आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में है श्रीमती समीना सुल्तान और मैं उनके साथ डॉक्टर श्रीमती शोभा चतुर्वेदी। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि फसल चक्र क्या है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि फसल चक्र क्या है। जैसा नाम से ही बच्चों आपको स्पष्ट हो रहा होगा, फसल चक्र अर्थात फसल का चक्रण करना। चक्रण किसी भी चीज़ का करना हो तो एक के बाद दूसरी फसल उसमें बोई जाएगी। खेत में जब एक फसल प्राप्त करके हम उससे अलग हटकर कोई दूसरी फसल उसमें बोते हैं तो इसको हम फसल का चक्रण कहते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि जब हमने एक सामान्य फसल उगाई है तो उसके बीच में दो सामान्य फसलों के बीच में हम कोई दलहन वाली फसल उगाते हैं। ये दलहन वाली फसल जैसे मूंगफली की फसल हो सकती है या फिर कोई दूसरी फलीदार पौधे हो सकते हैं। कारण स्पष्ट है, शायद आप पहले से भी जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितने फली वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को उपयोग करते हैं और दूसरे पौधों के लिए उपयोगी बना देते हैं। जब हम दलहन की फसल उगाते हैं तो ये दलहन की फसल की जो जड़ें रहती हैं उन्हें भूमि में ही रहने दिया जाता है और वो खाद के रूप में अगली फसल उपयोग में लाती है। तो हम देखते हैं कि आप मॉनिटर पर देख रहे होंगे कि फसल चक्र जो है उसकी हम परिभाषा यदि जानें कि यदि हम एक ही भूमि पर एक निश्चित समय के अंतर्गत एक के बाद दूसरी फसल उपजाते हैं तो दो या दो से अधिक फसलों को क्रम में बोना ताकि उस भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसे हम फसल चक्र कहते हैं। ये फसल चक्र क्यों आवश्यक है? क्या हम एक ही फसल नहीं बो सकते? फसल चक्र आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है कि जैसा अभी आपको बताया गया कि फसल चक्र के द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, उसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भूमि में पहुंच जाते हैं जो कि अन्य पौधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को उपयोग में नहीं ला पाते हैं। फिर इसके साथ ही यह खरपतवार का विनाश भी करता है। खरपतवार के बारे में आप लोग जानते हैं, ऐसे अवांछित पौधे जो कि सामान्य फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, भूमि से ज़्यादा उर्वरक को अवशोषित कर लेते हैं और जो हमारी फसल है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसका भी विनाश होता है क्योंकि किसी विशेष फसल के साथ कुछ विशेष खरपतवार ही उगते हैं। फिर इसके साथ हम देखते हैं कि नाइट्रोजन उर्वरकों की बचत होती है। जब भूमि में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हमें लेग्यूमिनसी पौधों से प्राप्त हो जाते हैं या फलीदार पौधों से प्राप्त हो जाते हैं तो हमें उसमें अलग से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कम डालने पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इससे फसल की कीटों से भी रक्षा होती है। कीटों से रक्षा आप सोच रहे होंगे किस प्रकार होती होगी, तो कीटों से रक्षा किस प्रकार होगी? किसी विशेष फसल के ऊपर विशेष कीट ही पोषण प्राप्त करते हैं। हर फसल के ऊपर हर कीट नहीं रहता है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि कुछ विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जिनके ऊपर विशेष कीट ही पाए जाते हैं। तो अगर हम फसल को बो देंगे, उसका बदल देंगे, उसका चक्रण कर देंगे, तो इस प्रकार यहाँ पर हम कीटों से उसकी रक्षा कर पाएंगे। और तीसरी लास्ट हम देखते हैं अंतिम इसका लाभ कि फसल की बीमारियों पर भी
नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि बीमारी भी जो है वो कुछ रोगाणु, जीवाणु और वायरस के द्वारा फैलती है। जब हम फसल को बदल देते हैं तो वहाँ पर जीवाणु को वृद्धि करने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं मिल पाता है। बच्चों, हमने देखा कि फसल चक्र क्यों आवश्यक है, किस प्रकार वह हमारे खाद्य उत्पादन को बढ़ा देता है और किस प्रकार हम उससे ज़्यादा मात्रा में उन्नत किस्म के पौधे या उन्नत किस्म के बीज प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि क्या सिर्फ फसल चक्र कर देने से ही हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा? क्या हम रोगग्रस्त होते हैं तो इसी के प्रकार पौधे भी रोगग्रस्त होते हैं, और जब बच्चों पौधा रोगग्रसित हो जाता है तो निश्चित रूप से उसकी उत्पन्न होने वाली उपज पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ये सब चीज़ें आपके अध्याय में ही हो ऐसी बात नहीं है, हम अपने आसपास इन चीज़ों से सभी लोग जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से आपने भी खेतों में जाकर देखा होगा, आप अपने कृषि संबंधी माहौल में रहे हुए होंगे, इसलिए हम ये सब बातें निश्चित रूप से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि पौधे किन रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और इन रोगों को फैलाने वाले कारक कौन से वाहक हैं। क्या सिर्फ मिट्टी ही इसके लिए जिम्मेदार है या इसके अलावा बीज से भी रोग फैल जाता है, और इन रोगों से ग्रसित होने के कौन से कारक हैं, कौन से जीवाणु हैं, कौन से वायरस है, क्या कीट या दूसरे और भी कारक हैं जो कि पौधों को रोग से ग्रसित कर देते हैं। चलिए चर्चा करते हैं कि पौधों को रोग से किस प्रकार बचाया जा सकता है और अच्छी फसल पैदा की जा सकती है। बच्चों, रोगों से बचाव से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पौधों में पाए जाने वाले सामान्यतः, सब तो हम नहीं बता सकते हैं, कुछ सामान्यतः पाए जाने वाले रोग कौन से हैं और उनके वाहक क्या हैं। देखिए, पौधों के रोग वाहक तो हम जानते हैं अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसमें पाए जाने वाले रोग हैं ब्लास्ट है, रतुआ है, रेड रॉट है। इनके बारे में हम जानकारी आगे प्राप्त करेंगे, लेकिन पहले हम जानते हैं कि पौधों के रोग वाहक कौन कौन से। वाहक अर्थात जिनके द्वारा रोग एक पौधे से या एक फसल से दूसरी फसल में पहुंच जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जब फसल को उगाया जाता है तो ये रोग वाहक हम 4 प्रकार के देखते हैं। एक है बीज जनित रोग, जो होते हैं जो बीजों द्वारा फैलते हैं, उन्हें हम बीज जनित रोग कहते हैं। ये पौधे की जड़ और तने को प्रभावित करते हैं और इनका उपचार करने के लिए रसायनों द्वारा बीज उपचार किया जाता है। बोने से पहले बीजों को यदि उचित रसायनों में डाल दिया जाए, डुबो दिया जाए, तो इसको हम बीजोपचार कहते हैं, ताकि बीज में पाए जाने वाले कवक, जीवाणु आदि जो उसमें हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मृदा जनित अर्थात जो मिट्टी के द्वारा फैलते हैं। मिट्टी तो आवश्यक है पौधों के लिए। इस मिट्टी में जो जीव पाए जाते हैं वो मृदा जनित रोग उत्पन्न करते हैं। ये पौधे की जड़ और तने को प्रभावित करते हैं, क्योंकि यही भाग जो है मृदा के संपर्क में सीधे रहते हैं। इसके उपचार के लिए हमें मृदा का उपचार करना होता है और साथ ही साथ बीजोपचार के द्वारा भी हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसी से जुड़ता हुआ एक और नाम है जल जनित रोग। कभी कभी जल भी प्रदूषित हो सकता है, जिसके द्वारा रोग फैल सकते हैं पौधों में, या फिर मृदा में जो जल डाला जाता है उसके द्वारा भी ये रोग फैल सकते हैं। ये भी जड़ और तने को प्रभावित करते हैं पौधे को, और इसका उपचार करने हेतु हमें मृदा का उपचार करना आवश्यक होता है। एक और हम वाहक देखते हैं, वायु जनित रोग हैं, जो जैसा नाम से ही स्पष्ट है, वायु द्वारा फैलने वाले रोग। जितने वायवीय भाग होते हैं पौधों के, वो सभी वायु जनित रोग से ग्रसित हो जाते हैं। वायु जनित रोग पौधे की पत्तियों को प्रभावित करते हैं, फल को और फूल को प्रभावित करते हैं। बच्चों, अभी आपने यहाँ पर एक शब्द सुना, वायवीय। कौन से भाग होते हैं जो कि हवा में वायु के संपर्क में रहते हैं? एक बार उन्हें स्पष्ट कर दें। जो पेड़ होता है, पेड़ के ऊपरी भाग जो जमीन के अंदर है वो उसके संपर्क में नहीं है, लेकिन पत्तियां, तने वगैरह जो कि वायवीय भाग हैं वो इससे कारण ग्रसित होंगे। तो पत्तियां, फल और फूल जो हैं इनके द्वारा प्रभावित होते हैं, और इनका उपचार करने के लिए पीड़क नाशकों का छिड़काव करना होता है। ये पीड़कनाशी का छिड़काव करने से हम वायु जनित रोगों से पौधों की रक्षा कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं
कि विभिन्न प्रकार के रोगाणु कौन से हैं जो कि पौधों को प्रभावित करते हैं। ये देखिए विभिन्न प्रकार के रोगाणु हैं जो कि पौधों को प्रभावित करते हैं। ये चित्रों के माध्यम से हम देख रहे हैं। ये जीवाणु हैं, विषाणु हैं और ये कवक हैं या फंगस जिन्हें हम कहते हैं। इसके अलावा कुछ कीट भी जो हैं वो जीवों को कुछ कीट भी जो हैं वो फसलों को प्रभावित करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इन फसलों में होने वाले रोग जो हैं उनके लक्षण क्या हैं और उनका निदान किस प्रकार किया जा सकता है। फसलों के रोग, कुछ सामान्य फसलें यहाँ हम देख रहे हैं, जैसे चावल है, गेहूं है और गन्ना है। चावल जो है इसमें देखिए अलग रंग से यहाँ पर रोग का नाम लिखा हुआ है। इसके रोग का नाम है ब्लास्ट। इसके लक्षण क्या है? हरे रंग से लिखे हुए हैं आपके समक्ष, देखिए उस पर दिखाई दे रहे हैं। पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे, और ये धब्बे किस आकार के होते हैं? नाव के आकार के, बोट शेप्ड होते हैं, नाव के आकार के होते हैं। और इसका उपचार करने के लिए कुछ विशेष रसायनों का उपयोग किया जाता है, जैसे जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है थिरम के जलीय विलयन का इसके ऊपर बीजों को डुबोया जाता है उसके अंदर। और ये जो विधि है इसको हमें 10 दिन के अंतराल के पश्चात इसके ऊपर फिर से बेविस्टिन नामक रसायन का छिड़काव करना पड़ता है। ये तो था चावल के ऊपर पाए जाने वाले ब्लास्ट रोग के लक्षण। फिर इसके बाद हम देखते हैं गेहूं। बहुत सामान्य फसल है हमारे आसपास, आप सभी ने इसके ऊपर पाए जाने वाले कीटों का अध्ययन शायद किया हो। तो यह है कीट या रतुआ रोग जो है, जिसको हम रस्ट कहते हैं, ये उसको प्रभावित करता है। इसके लक्षण है पीले, भूरे या काले लंबे धब्बे जो हैं वो पत्तियों पर दिखाई देने लगते हैं। इसका उपचार करने के लिए हमें डायथेन विलयन का छिड़काव करना पड़ता है और वो भी 10 दिन के अंतराल के पश्चात इसको दोहराना पड़ता है। एक और फसल हम लेते हैं गन्ना। आपने देखा होगा गन्ने के बीच में अक्सर लाल लाइन दिखाई देती है, गन्ने को काटते हैं, या उसकी पत्तियों के ऊपर भी आपने लाल रंग की लाइनें पड़ी हुई देखी होंगी। तो इसको हम कहते हैं रेड रॉट डिजीज़ का रोग का नाम है रेड रॉट, और ये पत्तियों पर लाल धब्बे उत्पन्न करती है। इसमें गन्ना बीच में से लाल हो जाता है। इसका उपचार करने के लिए हमें गन्ने को बोने से पूर्व, आपको मालूम है गन्ने को बोने के लिए हम गन्ने का ही के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये गन्ने को बोने से पूर्व 0.25% एग्लॉल विलयन का सॉल्यूशन जो है हम उपयोग में लाते हैं, विलयन उपयोग में लाते हैं, और लगभग 5 मिनट तक इन गन्ने के टुकड़ों को उसमें भिगोकर रखते हैं। बच्चों, अभी हमने बातें की पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं, उन रोग को फैलाने वाले वाहक कौन से हैं, और सामान्य उदाहरण जो हमारे आसपास पाए जाते हैं चावल, गेहूं, गन्ना, इनमें किन रोगों के बारे में आप जानते हैं, उनके बारे में भी अभी आपने यहाँ पर देखा कि उनका उपचार किस प्रकार किया जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं कि फसल का प्रबंधन कैसे किया जाता है। क्या केवल एक ही पहलू है कि हम पौधों की रक्षा करें रोगों से और अच्छा उत्पादन लें, या उन्नत किस्म के बीज बोकर केवल अच्छे उत्पन्न फसल के लिए हम प्रयास करें? ऐसा नहीं है। हमें पूरे कार्यक्रम को इस प्रकार से मैनेज करना है या प्रबंधित करना है कि हम उसके भंडारण से लेकर वितरण तक की सब क्रियाओं को सुचारू रूप से संपादित करें और अपने उत्पादन को बढ़ाएं। जरूरी नहीं कि सिर्फ हम उनकी कीटों से रक्षा करके ही हम अपने उत्पादन को बढ़ा दें। यदि हमने फसल कटाई का नियत समय नहीं देखा और फसल पकने के बाद वह खेत में ही बिखर गई, या कटने के पश्चात वह खेत में ही रखी रही, उसका उचित भंडारण नहीं हो पाया, तो बच्चों इससे भी हमारे उत्पादन पर बहुत असर पड़ता है। और लगभग ये कहा जाता है कि 10% उत्पादन हमारा व्यर्थ चला जाता है। तो हम उस उत्पादन को व्यर्थ न करें और अच्छे तरीके से भंडारण और वितरण की व्यवस्था करें। आइए बात करते हैं फसल प्रबंधन की, क्रॉप मैनेजमेंट की।
ये जो फसल प्रबंधन की बात हम जहाँ करते हैं, कोई भी प्रबंधन किसी एक चरण का प्रबंधन नहीं होता। प्रबंधन का अर्थ होता है हम उसके सभी चरणों को, जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं उसके सभी चरणों को हम सुचारू ढंग से संपन्न करने के लिए जो भी हमारे उपलब्ध साधन हैं उनका उपयोग करें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्या क्या योजनाएं बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उपलब्ध करा सकते हैं, इन सबको ध्यान में रखना होता है। तो पहले हम देखते हैं फसल प्रबंधन क्या है। वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, वांछित अर्थात जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं, वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी चरणों को परिलक्षित करने वाली योजना है। यह संगठित योजना वांछित तथा प्राप्य उद्देश्यों के मध्य अंतर को कम करती है। अर्थात जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और जो लक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, अगर हमारा प्रबंधन अच्छा है तो हम वांछित और प्राप्य उद्देश्यों के बीच हमारा अंतराल बहुत कम होगा। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं हम उतने लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यदि प्रबंधन सुचारू नहीं है, ठीक प्रकार नहीं किया गया है, तो इनके बीच का अंतर बहुत अधिक बढ़ जाता है और हम अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फसल की। तो फसल का प्रबंधन किस प्रकार हो? फसल प्रबंधन जो है इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है कटाई से पूर्व का प्रबंधन और दूसरा है कटाई के पश्चात का प्रबंधन। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि हमने लक्ष्य निर्धारित किया कि हम 10 टन अनाज उत्पन्न कर रहे हैं और ये हमारा लक्ष्य वांछित जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं या जो हमने बनाया है, यदि हमने पूरी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से की, मैनेजमेंट या प्रबंधन सही तरीके से किया, तो यदि 10 टन का हम एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं तो ये हो सकता है कि वह 9 साढ़े 9 टन के करीब उत्पादन हो। लेकिन यदि आपको उत्पादन केवल 5 टन का मिले, इसका तात्पर्य हुआ कि हमारा मैनेजमेंट या हमारा प्रबंधन सही नहीं था, उसमें कुछ कमियां थी। तो इसके बारे में किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम बातें करते हैं प्री हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग, यानी फसल की कटाई से पूर्व और फसल की कटाई के पश्चात किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। फसल प्रबंधन जैसा अभी मैडम ने आपको बताया कि दो हिस्सों में बांटा जाता है, कटाई के पूर्व का प्रबंधन और कटाई के पश्चात का प्रबंधन। इसमें हम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। अब कौन से लक्ष्य निर्धारित करते हैं हम? हमारे पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे अनुमानित आवश्यकताएं, जिस क्षेत्र की हम बात करने जा रहे हैं उस क्षेत्र की अनुमानित आवश्यकताएं क्या हैं, वहाँ पर उपलब्ध कृषि क्षेत्र क्या है, सिंचाई की कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और हम वहाँ पर कौन से नए निवेश ला सकते हैं। ये तो थे हमारे कुछ लक्ष्य, कुछ पॉइंट्स जिनके आधार पर हम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। दूसरा है लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए जो साधन उपलब्ध हैं उनके अतिरिक्त हम कौन से साधन वहाँ सिंचाई के उपलब्ध करा सकते हैं। जो बीज हम उपयोग कर रहे थे उससे अधिक उन्नत प्रकार के बीज हम यहाँ पर दे सकते हैं। फिर ऊर्जा, वहाँ पर किस ऊर्जा के कौन से साधन उपलब्ध हैं उनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना पड़ता है उर्वरक और कीटनाशकों का, कि समय पर हम उर्वरक तथा कीटनाशक वहाँ उपलब्ध करा पाएँ। और साथ ही हमें ध्यान रखना होता है कि जहाँ जो हमारी फसल है उसके भंडारण की समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध है, हम ठीक प्रकार से उसका परिवहन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं ताकि हम अपने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। ये तो थे कुछ पॉइंट्स जो कि हमने देखे कि हम फसल प्रबंधन किस प्रकार करें। जो प्री हार्वेस्टिंग अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में हम पूर्व में अच्छी प्रकार से पूर्व कक्षा में अच्छी प्रकार से अध्ययन कर चुके हैं। उन सभी पॉइंट्स को, उन सभी चरणों को ध्यान में रखते हुए हमें योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होता है। वो हो जाता है हमारा कटाई से पूर्व की प्रबंधन। आइए आज हम देखते हैं कि कटाई के पश्चात क्या हमें फसल प्रबंधन करना होगा, किस प्रकार हम फसल प्रबंधन करेंगे।
कटाई के पश्चात फसल प्रबंधन के लिए जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कटाई के उचित समय का चयन करना। क्योंकि कटाई के लिए जो उचित समय है वो बहुत ही कम समय अवधि रहती है उसके लिए। क्योंकि यदि जो तैयार फसल है वो तैयार होने के बाद ज़्यादा समय यदि खेतों में रहती है तो वो ठीक प्रकार से हम उसको नहीं भंडारित कर पाते हैं, फसल नष्ट होने लगती है, खराब होने लगती है। कहने का मतलब ये हुआ कि फसल कटाई का समय नियत होना चाहिए। जैसे कोई फली है, फली यदि खेत में पक गई है और आपकी कटाई के कार्यक्रम में देरी हो गई तो क्या होगा? फली फूट कर बिखर जाएगी और आपका उत्पादन नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो कटाई का समय है उसका निर्धारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सही समय पर कटाई होकर ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। फिर कटाई के बाद आता है संग्रहण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जब कटाई हो गई तो संग्रह के लिए हमें पहले से उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। फिर जहां हम संग्रहित कर रहे हैं अनाज को, फसल को, वहां जैविक और अजैविक कारकों से उसकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध होना चाहिए। और इसके बाद उचित वितरण व्यवस्था, हम जिस प्रकार भंडारित कर लेते हैं अनाज को और उसकी यदि व्यवस्था नहीं है विभिन्न क्षेत्रों में जहां उसकी आवश्यकता है वहां उसके लिए पर्याप्त समय पर नहीं पहुंच पा रहा है, उचित समय पर नहीं पहुंच पा रही है, तो वो हमारे लिए हानिप्रद हो सकती है, फसल नष्ट हो सकती है। आइए अब हम देखते हैं कि भंडारण की आवश्यकता क्यों है, भंडारण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। कुछ ऐसी विशेष बातें हैं। यहाँ देखिए, हमें मालूम है कि भंडारण जो है दो प्रकार से किया जाता है। एक हम घरों में करते हैं और दूसरा भंडारण जो है वो व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। लेकिन किसी भी तरह भंडारण किया जाए उसके लिए कुछ कारण हैं जिनके लिए हम भंडारण करते हैं। यहाँ एक भंडार गृह का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी भंडार करके हम क्या करते हैं बच्चों? हमने अपने घरों में भी देखा है कि हम गेहूं इकट्ठा ले लेते हैं या मसाले ले लेते हैं या सामग्री इकट्ठी ले लेते हैं। तो इसके द्वारा हम हर अवधि में कभी भी किसी भी समय उस पदार्थ की उपलब्धता को बनाए रखते हैं। यानी विशेष परिस्थिति में भी वह पदार्थ या वह खाद्य हमें उपलब्ध रहे, यही उद्देश्य होता भंडारण का। और उन भंडारण के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखना आवश्यक है, किन कारकों से नुकसान हो सकता है और भंडारण के तरीके क्या हों जिससे कि अनाज ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सके, इसी की चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं हम यहाँ पर चित्रों के माध्यम से कि भंडारण किस प्रकार किया जाना चाहिए। भंडारण दो प्रकार का होता है, एक होता है शुष्क भंडारण और दूसरा है शीत भंडारण। शुष्क भंडारण आमतौर पर कमरे के तापक्रम पर ही किया जाता है। हम लोग घरों में भी शुष्क भंडारण करते हैं। शीत भंडारण के लिए हम कम तापक्रम पर उनका भंडारण करते हैं। घरों में रेफ्रिजरेटर्स वगैरह का उपयोग किया जाता है। और दूसरी जगहों पर जो है शीत कक्ष या शीत भंडार गृह होते हैं जिनमें के शीत भंडारण किया जाता है। हम देखते हैं कि दोषपूर्ण भंडारण के कारण लगभग 10% से भी अधिक अनाज या खाद्य सामग्री जो है वो नष्ट हो जाती है। तो हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाने वाले कौन कौन से कारक हैं। यानी भंडारण के दौरान इन कारकों से हमें दूर रहना है और जो 10% का नुकसान हो जाता है वो ना हो, इसके लिए हमें कौन कौन से प्रयास करना है, इसी के बारे में आज हम जान रहे हैं। पहले देखते हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं जो भंडारण के दौरान खाद्य सामग्री को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी हमने बात की थी कि एक होता है शुष्क भंडारण, एक होता है शीत मतलब कोल्ड स्टोरेज, जहां हम तापमान कम करके पदार्थ को सुरक्षित रखते हैं ज़्यादा समय तक। आइए देखते हैं कि जैविक और अजैविक कारक जो कि भंडारण को प्रभावित करते हैं। पहले हम देखते हैं अजैविक कारकों को। अजैविक जो जीवित नहीं है, ताप, आर्द्रता और नमी, ये अजैविक कारक हैं जो कि खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाते हैं। हमें ध्यान रखना होता है कि नमी की मात्रा उनमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए बीजों के अंदर, क्योंकि नमी की मात्रा अधिक होने पर दाने का आकार बड़ा हो जाता है और सूक्ष्म जीव तथा एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जब इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है तो सूक्ष्म जीवों की संख्या में भी वृद्धि होने लगती है और श्वसन
सूक्ष्म जीवों के श्वसन के कारण ताप में वृद्धि हो जाती है और इसके वजह से जो तापक्रम में वृद्धि हो रही है उसे हम शुष्क तापन कहते हैं। जबकि फफूंद की एक्टिविटीज़, उसकी क्रियाशीलता बढ़ने के कारण तापक्रम में जो वृद्धि होती है उसे हम नम तापन कहते हैं। और ये जो तापक्रम में वृद्धि है लगभग 66 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम पहुंच जाता है। नमी की मात्रा 14 से 18% तक भी बढ़ जाती है। तो ये तो थे कुछ अजैविक कारक। आइए अब हम बात करते हैं कुछ जैविक कारकों की। जैविक कारक नाम से स्पष्ट है, जीव जंतु, पक्षी, ये सब जैविक कारकों के अंतर्गत आते हैं। ऐसे जीव जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं सभी जैविक कारकों के अंतर्गत आते हैं। इनमें बहुत ही हानिकारक जीव चूहे हैं जो कि हमारे खाद्यान्न का बहुत ज़्यादा भाग जो है नष्ट करते हैं। पक्षी, पशु, कीट और सूक्ष्म जीव ये सभी ऐसे कारक हैं जो कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ आप चित्र के माध्यम से जान रहे हैं उन जैविक कारकों को, और बच्चों वैसे भी हम सब उनसे परिचित हैं जो हमारी फसलों को नुकसान करते हैं या हमारी भंडारित वस्तुओं को समाप्त कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। जैसे चूहे हैं, पक्षी हैं या और भी पशुओं की हम बात कर रहे हैं, यहाँ चित्र देख रहे हैं। तो ये सब जब फसलों को नुकसान कर देते हैं और इस प्रकार से और भी कीट होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे आपने देखा होगा गेहूं में घुन लग जाती है, तो ये सब ऐसे ही कारक हैं जो कि हमारे भंडारण को क्या कर देते हैं, अव्यवस्थित कर देते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आइए कुछ और जैविक कारकों को हम देखते हैं चित्र के माध्यम से, जिनमें से कुछ से तो आप परिचित होंगे ही। जैसे ये गाय है, बकरी, ये सब खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। कुछ कीट ऐसे हैं जो कि खाद्यान्न को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें से जैसे ग्रेन मॉथ है, ग्रेन बोरर हैं या रेड बीटल वगैरह, ये सब खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाते हैं कुछ भंडारित होने के पश्चात, और कुछ खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आइए विस्तार से हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। चूहे जो हैं, आप सभी जानते हैं, चूहे अधिकांशतः हमारे खाद्यान्न को कुतर कर उसको नुकसान पहुंचाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा भाग जो है उनके मलमूत्र और बालों द्वारा खाद्यान्न दूषित हो जाता है। कुछ मात्रा में, बल्कि काफ़ी अधिक मात्रा में, वो खाद्यान्न को बिल तक भी ले जाते हैं। यानी सिर्फ खाकर ही नहीं बल्कि अपनी गंदगी से ही वो दूषित भी कर देते, खाद्यान्न को कुतर कर समाप्त कर देते हैं। और इस प्रकार ये देखिए कि कीट और सूक्ष्म जीव भी किस प्रकार भंडारित सामग्री को नष्ट करते हैं। पशु और पक्षी भी इसी प्रकार, फलों, खास तौर से पक्षी जो हैं वो फलों और सब्जियों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनको कुतर कर, काट कर कुछ खाते हैं और कुछ व्यर्थ पहुंचाते हैं। कुछ मात्रा में उनकी बीज और पंख भी हमारे खाद्यान्नों को दूषित कर देते हैं, उनको खराब कर देते हैं। कुछ जीवाणुओं का वहन भी करते हैं। पक्षियों की बीट में विशेष प्रकार के जीवाणु रहते हैं, सभी पक्षियों नहीं, लेकिन कुछ पक्षियों की बीट में ऐसे जीवाणु रहते हैं जो कि हमारे खाद्यान्न को दूषित कर देते हैं। और इन जीवाणुओं का नाम है सैल्मोनेला नामक जीवाणु, जो कि हमारे खाद्यान्न को विषाक्त कर देते हैं। आइए और जैविक कारकों की चर्चा करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कीट तथा सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जो कि हमें साधारण आँख से दिखाई नहीं देते हैं। ये सभी सूक्ष्म जीव हैं जिनके अंतर्गत आ जाएंगे आपके घुन है, ग्रेन बोरर हैं और बहुत सारे जीव हैं जो कि हमारे उसको नुकसान पहुंचाते हैं। खमीर, फफूंद और जीवाणु भी जो हैं वो हमारे खाद्यान्न को नुकसान पहुंचाते हैं। आइए चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार पीड़क हमारे खाद्यान्न को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बहुत सारे यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। टिड्डी का नाम आपने सुना होगा कि यदि टिड्डी किसी फसल पर आ जाती है फिर तो वो फसल पूरी की पूरी तबाह हो जाती है और उसका बहुत अधिक मात्रा में नुकसान होता है। यहाँ पर आपको कुछ और भी पीड़क दिखाई दे रहे हैं। ये घुन है और ये कुछ और सूक्ष्म जीवाणु हैं जो कि हमारे खाद्यान्न को नुकसान पहुँचाते हैं। गेहूँ को नुकसान पहुँचाने वाले जीव अलग हैं और चावल को नुकसान पहुँचाने वाले या दूसरी फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले जीव अलग हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले पीड़क भी अलग अलग होते हैं
इस प्रकार हमने देखा कि दोषपूर्ण भंडारण से हमें लगभग 10% जो उत्पादन होता है वह समाप्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है। आप अंदाज लगाइए 10%, लगभग मान लीजिए 15 करोड़ टन अनाज नष्ट होता है और वह लगभग 75 करोड़ लोगों के लिए पूर्ति कर सकता है। तो क्या हम इन दोषपूर्ण भंडारण को दूर कर सकते हैं? इन विधियों को, किन विधियों को अपनाएं कि हमारा खाद्यान्न ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहे और किस प्रकार से खाद्यान्न को भंडारित करें? कौन कौन सी सावधानियां हमें इसके लिए रखनी चाहिए, जानते हैं। हमें भंडारण करने के लिए आवश्यक है कि खाद्यान्न में नमी की मात्रा कम होनी चाहिए और जो हम खाद्यान्न को भंडारित कर रहे हैं वो किसी प्रकार से रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसमें कंकर पत्थर आदि अवांछित पदार्थ नहीं होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि भंडार गृह या जिनमें हम भंडारण कर रहे हैं, ऐसे भंडार गृहों में कौन सी विशेषताएं होना आवश्यक है। क्या हम कहीं भी भंडारण कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। भंडारण करने के लिए आवश्यक है कि भंडार गृह की सफाई करना आसान होना चाहिए। जिस भी बर्तन में, पात्र में या किसी कमरे में हम भंडारण कर रहे हैं उसकी सफाई सरल होनी चाहिए और वहाँ पर जल तथा नमी की मात्रा नहीं पहुँचना चाहिए, उसके प्रति अभेद्य होना चाहिए। फिर ताप और नमी के परिवर्तन से सुरक्षा प्रदान कर सके उसकी संरचना इस प्रकार होनी चाहिए। फिर ऐसी जगह पर भंडार गृह होना चाहिए जहाँ पर कि परिवहन की उचित व्यवस्था हो, परिवहन में कोई कठिनाई न हो। फिर चूहे, पक्षी तथा अन्य जो नाशी जीव हैं उनसे सुरक्षा प्रदान हो सके ऐसा भंडार गृह होना चाहिए। संक्रमण स्रोतों से भी दूर होना चाहिए। कुछ फैक्ट्रीज या कुछ और इस प्रकार की जगह होती हैं जो कि वातावरण को प्रदूषित करती हैं और जब वातावरण प्रदूषित होता है तो वहाँ की वायु के द्वारा ये अनाज भी ग्रसित हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के संक्रमण स्रोतों से दूर होना चाहिए भंडार गृह। फिर उनमें, क्योंकि जब हम भंडारित कर रहे हैं अनाज को या फसल को या हमारे खाद्यान्न को भंडारित कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें समय समय पर पीड़कनाशकों का छिड़काव करना पड़ सकता है। तो उनकी संरचना ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर हम पीड़कनाशकों का आसानी से छिड़काव कर सकें और समय समय पर हमें निरीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि हम आसानी से उसका निरीक्षण कर सकें। अब भंडारण बच्चों हमने ये देखा कि व्यापारिक स्तर पर भी किया जाता है और घरेलू स्तर पर भी। घरेलू स्तर पर हमें कम सामग्री की आवश्यकता होती है, जबकि व्यापारिक स्तर पर जो दुकानदार हैं वो गोदाम किस प्रकार से बनाए, किस प्रकार से भंडारण करे कि अनाज ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखे। क्या बोरियों में भरकर दीवारों से सटा कर रखना उचित है या दीवार की नमी उस तक पहुँच जाएगी और उससे अनाज को या खाद्यान्न को नष्ट होने का ज़्यादा खतरा रहेगा। क्या उन बोरियों के बीच में दूरी रखना आवश्यक है, उनको नमी और ताप से बचाना आवश्यक है। क्या इसी प्रकार का कमरे के ताप पर भंडारण किया जाता है या कुछ पदार्थों का ताप कम करके भी कोल्ड स्टोरेज में भंडारण किया जाता है? चलिए और विस्तार से चर्चा करते हैं। जी हाँ, आपने जो पूछा तो निर्विकारी खाद्य पदार्थों का, ऐसे पदार्थ जो कि शुष्क होते हैं, निर्विकारी खाद्य पदार्थों का भंडारण हम शुष्क भंडार गृहों में करते हैं या उनका शुष्क भंडारण किया जाता है। बोरों के बीच में हमें उचित दूरी रखनी पड़ती है ताकि उनमें वायु की उचित आवागमन हो सके, वायु प्रवाहित हो सके या पीड़कनाशकों का आसानी से छिड़काव हो सके। दूसरी चीज़, हमको उसको दीवार से हटा कर रखना पड़ता है, हटा कर रखना चाहिए ताकि वहाँ पर नमी, यदि दीवार वगैरह में नमी हो तो वो नमी का प्रभाव उस पर ना हो सके। और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनके अंदर बोरे या जो भंडारण के लिए हम सामग्री उपयोग में ला रहे हैं, बर्तन उपयोग में ला रहे हैं, वो सूखे और कीट रहित होना चाहिए। ये तो था शुष्क भंडारण के बारे में बात। आइए हम बात करते हैं शीत भंडारण के बारे में। जैसा नाम से ही आप जानते हैं, शीत भंडारण अर्थात कमरे से कम तापक्रम पर होने वाला भंडारण। इसमें हम विकारी खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि यदि साधारण तापक्रम पर रखे जाएं तो वो खराब होने लगते हैं, उन्हें हम विकारी पदार्थ कहते हैं। ये विकारी खाद्य पदार्थ जो हैं कम तापक्रम पर भंडारित किए जाते हैं।
इसके द्वारा उनमें उपस्थित पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। सूक्ष्म जीव जो कि हमारे वातावरण में हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहते हैं, उनकी वृद्धि इस कम ताप के कारण रुक जाती है। और हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके भंडारण के लिए हमें अलग अलग तापक्रम की आवश्यकता होती है। अगर हम रेफ्रिजरेटर में यदि देखें तो रेफ्रिजरेटर में कुछ खाद्य पदार्थ हम फ्रीज़र में सुरक्षित रखते हैं और कुछ नीचे वाले भाग में उनका भंडारण करते हैं। तो आइए देखते हैं फल तथा सब्जियों के लिए उचित तापक्रम की परास जिस पे कि भंडारित किया जा सकता है वो 1 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। दूध और उसके उत्पाद 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक भंडारित किए जा सकते हैं, जबकि मांस मुर्गी वगैरह जो है वो 0 से 3 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम भंडारित कर सकते हैं। जबकि जो फ्रोज़न हिमशीतित खाद्य पदार्थ जो हैं उनको -18 से -30 डिग्री सेल्सियस यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापक्रम, बहुत कम तापक्रम -18 से -30 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जाता है। जबकि मछली और जितना सी फूड रहता है, हमारे समुद्र में पाए जाने वाले जीव जो कि खाने योग्य होते हैं, उनको कवच प्राणी कहते हैं, इनका भंडारण -5 से -1 डिग्री सेल्सियस के भीतर किया जाता है। ये तो थी सब भंडारण की बातें। अब ये भंडारण के लिए हम देखें कि जब हम शुष्क भंडार गृहों में इनका भंडारण करते हैं तो हमें समय समय पर छिड़काव करना पड़ता है पीड़कनाशकों का, कीटनाशकों का। तो वो किस प्रकार करते हैं और उनके उपयोग से हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये देखिए एक चित्र आपके सामने है। चित्र के माध्यम से हम देखते हैं ये व्यक्ति ये खड़ी फसल पर पीड़कनाशकों का, कीटनाशकों का छिड़काव कर रहा है। ये दोनों तरह से हो सकता है, या तो हस्तचलित स्प्रेयर के द्वारा किया जाता है या यांत्रिक स्प्रेयर के द्वारा भी छिड़काव किया जा सकता है। इस पीड़कनाशी के उपयोग से हम अपनी फसल को तो बचा लेते हैं, तो क्या फसल को यदि ये नुकसान होने से बचाते हैं, तो यदि हम इसके प्रभाव में आते हैं तो क्या हमें ये नुकसान पहुंचा सकते हैं? और यदि नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें किस प्रकार उनसे बचाव करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। देखिए आप मॉनिटर पर कि कौन कौन सी सावधानियां आप रखें इन पीड़कनाशकों के उपयोग के समय। ये पीड़कनाशक जब सूक्ष्म जीवाणु और दूसरे उनके ऊपर आश्रित रहने वाले जीवाणुओं को हानि पहुंचा सकते हैं, तो यकीनन वो मनुष्य और उसके आसपास जो जीव जंतु हमारे लिए उपयोगी हैं उनको भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए जब हम इनका उपयोग करें तो हमें बहुत सी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, रखनी चाहिए। आइए हम देखते हैं वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जबकि हम किसी पीड़कनाशक का उपयोग कर रहे हैं अपने खेत में या भंडार गृह में। पहले देखिए, हमें हमेशा उसकी बच्चों और पालतू पशुओं की पहुंच से हमें दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक रसायन हैं, इसलिए हमें इनको बच्चों और पशुओं की पहुंच से दूर रखना चाहिए। हमेशा रसोई घर या उसमें भंडारित किए गए जो खाद्य पदार्थ हैं उनके साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, उनसे दूर रखना चाहिए। इनका भंडारण, किनका भंडारण? पीड़कनाशकों का भंडारण यदि हम करते हैं, उनको हम रखते हैं साल भर के लिए लाकर, तो उनको वायुरुद्ध डब्बों में और लेबल लगाकर रखना चाहिए। किस डब्बे में कौन सी चीज़ या कौन सा कीटनाशक रखा हुआ है उस पर लेबल लगाकर रखें। कभी भी खुले पात्रों का उपयोग ना करें, ना ही कागज़ के पैकेट्स में उनका उपयोग करें। दूध या अन्य खाने योग्य पदार्थों के डिब्बों या बोतलों में उनको भरकर कभी भी ना रखें। इसके साथ ही जब उसका छिड़काव करने जा रहे हैं हम किसी पीड़कनाशक का या कीटनाशक का, तो छिड़काव करते समय भी हमें कुछ सावधानियां विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो व्यक्ति उसका छिड़काव कर रहा है वो उसके लिए भी हानिकारक है। इसलिए छिड़काव करने वाले यंत्र का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। कभी भी उसकी जेट का मुंह अपनी तरफ नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति छिड़काव कर रहा है हमेशा पूरा शरीर कपड़ों से ढका होना चाहिए, और यदि कपड़ों पर उसके कुछ धब्बे आ गए हों, कुछ छींटे आ गए हों, तो कपड़ों को भी बहुत अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए, स्वयं स्नान करना चाहिए। और चेहरा, समय की कमी है,
हम चाहेंगे कि आपने जो आज अध्ययन किया उसको प्रश्नों के माध्यम से अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर नोट करें। जैसे पौधे किन रोगों से ग्रसित होते हैं और उन रोगों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, खाद्यान्नों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है और भंडारण में किन किन सावधानियों का रखना आवश्यक है, कौन कौन से भंडारण के तरीके होते हैं, शुष्क भंडारण, शीत भंडारण, और इस प्रकार से फसल प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है कि हमें उपज ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में मिल सके। और इन सब की आज हमने चर्चा की। विज्ञान की कक्षाओं के माध्यम से आपने निश्चित रूप से लाभ उठाया होगा। हमने भी यही प्रयास किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके, जिन चीज़ों को आप चित्रों के माध्यम से समझ सकें, उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया कि आप चित्र देखें और उन्हें नोट करें। हम आपको यही बताएंगे कि आप भी इसी प्रकार चार्ट्स, चित्र बनाकर अपनी कक्षा में लगाएं, अपने घर पर नोट्स बनाएं और उसके द्वारा अध्ययन करें। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आप अपनी परीक्षा में सफल हों, इसके लिए शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। नमस्कार।